नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वेदिका पथ। बिहार बोर्ड की परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए आज से हम बायोलॉजी में सिर्फ बोर्ड में आने वाले इम्पॉर्टेंट प्रश्न का चर्चा करेंगे और उनका रेडीनेस क्वेश्चन जो भी है वो पढ़ेंगे। ये क्लास फिलहाल डिस्कशन के लिए नहीं है, डायरेक्ट एग्ज़ाम के लिए है। डायरेक्ट किसके लिए है? एग्ज़ाम के लिए है, तो आपको ध्यान रखना है। और इसी तरीक़ा से हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स मतलब 10th बिहार बोर्ड का सारा हम लोग साइंस लेकर के आ रहे हैं इस वेदिका पथ चैनल पे। तो हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? वाष्पोत्सर्जन इसका मतलब क्या हो गया? ट्रांसपीरेशन। तो जो ट्रांसपीरेशन है पौधों में वह किस में होता है? तो याद रखिएगा, पत्तों में। किस में होता है? पत्तों में। तो ट्रांसपीरेशन कहाँ होता है? पत्तों में होता है, ध्यान रखिएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, यानी नॉर्मल अमाउंट ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड। तो ध्यान रखिएगा कितना हो जाएगा? 20 mg मतलब 20 मिलीग्राम। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें कि श्वसन क्रिया मतलब रेस्पायरेशन प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है कि श्वसन के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, कितनी एनर्जी रिलीज होती है? तो ध्यान रखिएगा 20%। कितना परसेंट? 20%। नेक्स्ट सवाल का बात करें कि मनुष्य में ब्रिक मतलब किडनी एक तंत्र का भाग है, सिस्टम का भाग है, जो किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा एक्सक्रेशन से संबंधित है। किससे संबंधित है? एक्सक्रेशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें कि पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है? यानी द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा बाबू? तो ट्रांसपीरेशन। और ट्रांसपीरेशन कहाँ होता है? पत्ती में होता है, अभी हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है बॉडी में उसको क्या बोलते हैं बाबू? तो रेस्पायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा का सारा बिहार बोर्ड का ऐसा फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? बोल रहा है कि इनसे कौन सा जो क्रिया है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एकदम इसेंशियल है, नेसेसरी है? तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? रेस्पायरेशन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी होता है। वहीं अगर बात करें मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि क्लोरोफिल में। कहाँ? मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। याद रखिएगा, सारा के सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव हृदय में पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में कितने चेंबर्स पाए जाते हैं? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कितने चेंबर पाए जाते हैं बाबू? 4 चेंबर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? बोल रहा है कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ग्लूकोज का प्राप्ति होता है, ध्यान रखिएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें कि कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन किस प्रकार की एक झिल्ली है? तो सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल कैसी झिल्ली है बाबू? तो सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ध्यान रखिएगा। दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? बोल रहा है कि दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? फर्मेंटेशन। क्या हो जाएगा? फर्मेंटेशन होता है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें कि जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? बोल रहा है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए क्या आवश्यक है? तो याद रखिएगा कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही है, जरूरी है। ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बिल्कुल जरूरी है। टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत यानी रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू, यानी कि इसमें यहाँ तीनों के तीनों क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है लाइफ में उसको कौन कंडक्ट करवाने के लिए कौन इनमें जरूरी है? तो यह तीनों के तीनों जरूरी है। निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति होनी चाहिए, शरीर का वृद्धि होते रहना चाहिए, टूटे फूटे जो टिश्यू हैं उसको रिपेयर होते रहना चाहिए। तो इस तरीका से इनमें सभी के सभी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में डायलाइसिस थैली मतलब डायलाइसिस बैग ह्यूमन में कहाँ होता है? तो ध्यान रखिएगा, डायलिसिस बैग कहाँ हो जाएगा? नेफ्रॉन में। कहाँ हो जाएगा? तो डायलिसिस बैग कहाँ हो जाएगा ह्यूमन में? तो नेफ्रॉन में होता है डायलिसिस थैली। इस चीज को ध्यान रखिएगा। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है, यानी मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द फिश? फिश का मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? तो गिल्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पौधों में गैस के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? बोल रहा है कि पौधों में गैस के निष्कासन के लिए पौधों में रिमूवल ऑफ गैसेस इन प्लांट कौन सी क्रिया से होती है? तो याद रखिएगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के क्रिया से होती है। क्लोरोफिल का रंग, क्लोरोफिल का रंग, द कलर ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट तो कैसा हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वहीं नेक्स्ट का बात करें कि कवक, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? जो फंगी है, फंगी, उसमें न्यूट्रिशन का कौन सा मोड पाया जाता है? तो याद रखिएगा फंगी कैसा होता है? सेप्रोफाइटिक, यानी मृतजीवी सेप्रोफाइटिक। ध्यान रखिएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होते हैं? तो रेजिन एंड गम कहाँ पे स्टोर होते हैं? तो पुराने जाइलम में। कहाँ पे? ओल्ड जाइलम में संचित होते हैं रेजिन एवं गोंद। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो पुराने जाइलम में, ओल्ड जाइलम में संचित रहता है। शरीर में भोजन को पचना, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बोल रहा है कि जो डाइजेशन होता है हमारे बॉडी में, यह किस तरह का अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा यह ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। वहीं अगर पूछे कि रक्त, व्हाट इज ब्लड, ब्लड क्या है? तो ब्लड एक टिश्यू है। ब्लड क्या है? तो ब्लड क्या है? ब्लड एक टिश्यू है। टिश्यू है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। वहीं नेक्स्ट का बात करें कि कौन एक उत्सर्जी अंग है, मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जो किडनी है, किडनी क्या हो जाएगा? किडनी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, गार्ड सेल, गार्ड सेल कहां पाया जाता है? तो गार्ड सेल बाबू लिप्स में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? गार्ड सेल लिप्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें कि जो इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो जो इथाइल अल्कोहल है किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो ध्यान रखिएगा इथाइल अल्कोहल बनता है बाबू एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में, यानी अवायवीय, मतलब कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में बनता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य को सांस लेने, ब्रीदिंग इन एंड आउट, मनुष्य को सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं बाबू ब्रीदिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सांस लेना और सांस छोड़ना ब्रीदिंग है, नॉट रेस्पिरेशन। सांस लेना और सांस छोड़ना क्या है? ब्रीदिंग कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है। ध्यान रखिएगा। वहीं अगर बात करें कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग का नाम बताइए कि रक्त में, ब्लड में अगर आयरन का कमी हो जाए, किसका कमी हो जाए? आयरन का कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? तो ब्लड में अगर आयरन का कमी हो जाए बाबू तो एनीमिया रोग होता है। ब्लड में आयरन का कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? एनीमिया रोग होगा, एनीमिया रोग होगा। याद रखिएगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। बोल रहा है कि प्लांट में जो जाइलम टिश्यू है यह किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो याद रखिएगा जाइलम, ज से जाइलम और ज से जल, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जल का वहन करता है कौन? जाइलम टिश्यू। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि कूटपाद किसमें पाया जाता है? यानी जो सीडोपोडिया है, सीडोपोडिया कहाँ पाया जाता है? तो सीडोपोडिया अमीबा में पाया जाता है। यह सवाल बिहार बोर्ड का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, आपको एकदम रट लेना है कि सीडोपोडिया, जो सीडोपोडिया है बाबू किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। वहीं अगर बात करें कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, बोल रहा है कि ऑक्सीजन कैसे मेंटेन रहता है नेचर में, तो आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन कैसे मेंटेन रहता है? तो फोटोसिंथेसिस के कारण। कैसे रहता है? फोटोसिंथेसिस के कारण। इस चीज को ध्यान रखिएगा।
स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो स्टोमाटा पौधे के किस अंग में बाबू पाया जाएगा? पत्तियों में, पत्तियों में, पत्तियों में। और गार्ड सेल भी पढ़े थे, गार्ड सेल भी कहाँ पाया जाता है? गार्ड सेल भी किस में पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब, यानी बोल रहा है कि एवरेज सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ ह्यूमन हार्ट कितना होता है? तो ये सभी लोग जानते हैं 120 mmHg, 120 mmHg होता है। हम मरकरी में मापते हैं तो 120 mmHg, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर बात करें कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, कौन इसमें एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन है? तो यह बहुत ही इजी सवाल है। फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया कहाँ होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है पत्तियों में, ध्यान रखिएगा। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस इज ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन कैसी प्रक्रिया है? तो यह एक फिजिकल प्रक्रिया है, फिजिकल प्रोसेस है। ट्रांसपीरेशन कैसा प्रोसेस है? तो फिजिकल प्रोसेस है, एकदम रट लीजिए। ट्रांसपीरेशन कैसी प्रक्रिया है? फिजिकल प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। वहीं शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? तो थोड़ा देर पहले ही देखे थे कि शरीर में भोजन का पचना कैसी प्रक्रिया है? तो यह एक ऑक्सीडेशन, कैसी प्रक्रिया है? ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। स्वपोषी पोषण यानी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो याद रखिएगा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड सनलाइट। तभी तो जाकर के ग्लूकोज बनेगा, तभी तो जाकर के क्या बनेगा? ग्लूकोज। C6H12O6। आपको इस फार्मूला को क्या करना है? याद रखना है ग्लूकोज का। तो इस तरीका से इनमें सभी के सभी हो जाएगा कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या आवश्यक है? तो क्लोरोफिल आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आवश्यक है एंड सनलाइट आवश्यक है। एंड बाई प्रोडक्ट के तौर पे फोटोसिंथेसिस में हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाई प्रोडक्ट के तौर पे देखिए, पाइरुवेट विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कौन सी है? यानी द ब्रेक डाउन ऑफ पाइरुवेट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे? क्योंकि यहाँ देखिए पाइरुवेट विखंडन, यहाँ पाइरुवेट ब्रेक डाउन पाइरुवेट तो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरुवेट विखंडन होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जठर ग्रंथि यानी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वह कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि जो जठर ग्रंथि है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, यह बाबू पाया जाता है स्टोमक में, अमाशय में। कहाँ पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है। जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड अमाशय में पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है? तो याद रखिएगा कॉकरोच में। यह बिहार बोर्ड का भी फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है बाबू? कॉकरोच में पाया जाता है, कॉकरोच में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर बात करें कि पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? कि पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया, बोल रहा है कि पौधों में पाया जाने वाला फ्लूइड जो ठीक है, गाढ़ा है और मिल्की है, उस पदार्थ को बाबू क्या बोलते हैं? तो हम उसको बाबू बोलते हैं लेटेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटेक्स बोलते हैं। कि पौधों में जो गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित पदार्थ पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? लेटेक्स बोलते हैं, लेटेक्स बोलते हैं, एकदम रट के रखिए, लेटेक्स बोलते हैं। यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहां से इंटर करती है? तो ध्यान रखिएगा लीवर से, यानी यकृत से फ्रॉम लीवर, यकृत से प्रवेश करती है यूरिया हमारे ब्लड में। बोल रहा है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन, प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है, यानी कब होता है? दिन में, रात में? तो अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि फोटोसिंथेसिस कब होता है? दिन में होता है। कब होता है? दिन में होता है, दिन में होता है फोटोसिंथेसिस। पादप में फ्लोएम संवहक होता है। बोल रहा है कि जो फ्लोएम है प्लांट में, उसका क्या काम है? तो याद रखिएगा भोजन का। क्या काम है? भोजन का। यह ट्रांसपोर्ट करता है क्या चीज? भोजन का। जाइलम हम लोग पढ़े तो जाइलम, ज से जाइलम और ज से
जल का ट्रांसपोर्ट करता है। यहीं जो फ्लोएम है, फ्लोएम यह किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है? फूड का करता है। फ से फ्लोएम, फ से फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर बात करें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, बोल रहा है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है इस समय ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो ऑक्सीजन रिलीज होता है कहाँ से? ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है? तो याद रखिएगा, जल से। ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है बाबू? जल से बाहर निकलता है। ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है, एकदम रट के रखिए। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को, यानी जो स्टिकी फ्लूइड है, चिपचिपा द्रव है ब्लड में, उसको क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा, उसको बोला जाता है क्या बोला जाता है? प्लाज्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लाज्मा बोला जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषी अंगक, देखिए, व्हिच इज द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल, बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषक अंगक कौन है? तो याद रखिएगा, यह होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। वहीं अगर बात करें कि ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी को क्या बोला जाता है बाबू? नेफ्रॉन। क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन बोला जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, नेफ्रॉन बोला जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है, याद रखिएगा, वह लीवर है। क्या है? लीवर है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? यहां नहीं पूछा है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे आवश्यक नहीं है, याद रखिएगा। तो इस तरीका से बाकी क्लोरोफिल जरूरी है, सनलाइट जरूरी है, वाटर जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, लेकिन ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं। इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? बोल रहा है कि अमीबा में भोजन कैसे इंजेक्ट किया जाता है, कैसे इंजेस्ट होता है? तो याद रखिएगा, यह होता है बाबू सीडोपोडिया, यानी कुटपाद के द्वारा, सीडोपोडिया के द्वारा। तो अमीबा में भोजन कैसे इंजेक्शन होता है? तो सीडोपोडिया के द्वारा, कुटपाद के द्वारा, ध्यान रखिएगा। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो एडीपी टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ध्यान रखिएगा कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, तो एडीपी टूटने से ऊर्जा उस तरीका से नहीं मिल रही है, याद रखिएगा। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? तो याद रखिएगा कि इसका आंसर हो जाएगा बाबू ब्लड प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में एक तरीका से आवश्यक या सहायक होता है। पाचन क्रिया पूर्ण होती है, यानी जो डाइजेशन का प्रोसेस है वह कहाँ पूर्ण होती है? तो याद रखिएगा, यह होती है छोटी आंत में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहीं अगर बात करें कि छोटी आंत के दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो दीवार है वहाँ पे जो ग्रंथि के स्राव को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसको बोलते हैं सकस एंटीरिकस और गैस्ट्रिक जूस। नहीं, याद रखिएगा, यहाँ पे ये नहीं हो जाएगा। इंटेस्टाइनल जूस और सकस इंटेरिकस, यानी ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इंटेस्टाइनल जूस और सकरस एंटीरिकस। मतलब छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? तो इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं और सकस एंटीरिकस कहते हैं। इस तरीका से ध्यान रखिएगा। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो यह 32 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इजी सवाल है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो मछली के हृदय में कितनी होती है? तो याद रखिएगा 2। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 2 कोष्ठक होते हैं, याद रखिएगा। स्वाद कलियां, टेस्ट बड,
स्वाद कलियां पाई जाती है। तो स्वाद कलियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ध्यान रखना है, जीभ के ऊपरी सतह पर, ऑन द अपर सरफेस ऑफ द टंग। जीभ के ऊपरी सतह पर स्वाद की कलियां पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। स्वाद की कलियां कहाँ पाई जाती है? तो जीभ के ऊपरी सतह पर। आमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो आमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं? तो आमाशय के अग्रभाग को क्या बोला जाता है बाबू? कार्डियक बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं बाबू फ्रैंक्स। क्या बोलते हैं? फ्रैंक्स यानी ग्रसनी बोला जाता है हिंदी में। याद रखिएगा कि मुख गुहा का पिछला भाग क्या बोला जाता है? ग्रसनी यानी फैरेंक्स बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? सजीव के मुख्य लक्षण कौन है? तो देखिए, रेस्पायरेशन मुख्य लक्षण पूछा है, मुख्य लक्षण पूछा है, इसीलिए जब मुख्य लक्षण पूछा है तो हम जाएंगे रेस्पायरेशन की तरफ। कहाँ जाएंगे? रेस्पायरेशन, श्वसन जो है एक मुख्य लक्षण है, ध्यान रखिएगा। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन एवं बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, मान लीजिए कि यह छोटी आंत है और यह बड़ी आंत है। यह क्या है? बड़ी आंत है। तो यहाँ जो जंक्शन के बारे में पूछ रहा है, इसको क्या बोलते हैं बाबू? तो इसको बोलते हैं सिक्कम। क्या बोलते हैं इसको बाबू? इसको बोलते हैं सिक्कम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या बोला जाता है? तो सिक्कम बोला जाता है, सिक्कम बोला जाता है, याद रखिएगा। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? बोल रहा है कि जूसी, उस जूसी का नाम बताना है जो डाइजेशन ऑफ फूड में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, वह कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो याद रखिएगा कि इसका आंसर हो जाएगा बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस, यानी तीनों के तीनों, ऑल ऑफ दीज सही हो जाएगा। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन के पाचन में कौन मदद करता है? बाइल जूस भी मदद करता है, पैंक्रियाटिक जूस भी मदद करता है और इंटेस्टाइनल जूस भी मदद करता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आमाशय में यानी स्टोमिक में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहा जाता है? बोल रहा है कि पेस्ट लाइक फॉर्म है, सेमी डाइजेस्टेड मतलब अच्छा से पचा नहीं है, और उस फूड को क्या बोला जाता है? तो उसको बाबू बोला जाता है काइम बोला जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हमारे पेट में जो अधपचा भोजन है और उसका जो लेई है उसको क्या बोलते हैं? उसको काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? काइम बोलते हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एमिनो एसिड के विखंडन से बनता है? तो एमिनो एसिड के विखंडन से कौन बनता है? तो याद रखिएगा कि एमिनो एसिड के विखंडन से बनता है अमोनिया। क्या बनता है बाबू? तो अमीनो एसिड के विखंडन से क्या बनता है? अमोनिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया। तो अमीनो एसिड के विखंडन से क्या बनता है? अमोनिया बनता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए क्या आवश्यक है? तो याद रखिएगा, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सनलाइट भी आवश्यक है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए तीनों के तीनों, क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। इस बात को ध्यान रखें। एक है चाइल, यानी चाइल का अवशोषण कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, इसका अवशोषण होता है इलियम में। कहाँ पे होता है बाबू? इलियम में होता है। तो चाइल का अवशोषण कहाँ होता है? इलियम में होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? यानी वेस्टिजल ऑर्गन पूछ रहा है कि मनुष्य के आहार नाल में, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में कौन वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग है? तो याद रखिएगा बाबू, अपेंडिक्स। एकदम रट के रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। दांत अस्थि क्षय का कारण क्या है? बोल रहा है कि टूथ डीके क्यों होता है? तो याद रखिएगा कि अगर आप मीठा खाते हैं, मीठी चीज का खाना, ये भी एक कारण हो सकता है टूथ डीके का। एसिड फॉर्मेशन बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण करना भी हो सकता है टूथ डीके का।
और बोल रहा है कि नॉट क्लीनिंग टीथ, अगर आप दांतों की सफाई नहीं करते हैं तो भी आपका टूथ डीके हो सकता है, दांत अस्थि क्षय हो सकता है। तो इस तरीका से यहाँ चारों के चारों यानी ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा कि आप मीठी चीज़ खाते हैं तो टूथ डीके हो सकता है। बैक्टीरिया अगर एसिड का फॉर्मेशन करता है तो आपका टूथ डीके हो सकता है। दांत का अगर सफाई नहीं कीजिएगा तब टूथ डीके हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी के सभी। डेंटाइन इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत, बोल रहा है कि जो डेंटाइन है यह प्रोटेक्शन ऑफ टीथ जो है हार्ड, एक हार्ड लेयर है दांत के ऊपर, दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली हार्ड लेयर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाबू इनामेल। क्या बोलते हैं? इनामेल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। सवाल है कि जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण इंजेस्टेड, पैरामीशियम जो भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, इंजेक्ट करता है, वह कैसे करता है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो सवाल हो जाएगा बाई सेल माउथ, बाई सेल माउथ साइटोसोम या बाई सेल माउथ के द्वारा, यानी कोशिका मुख द्रव के द्वारा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि पैरामीशियम भोजन को कैसे अंतर्ग्रहण करते हैं? तो बाई साइटोसोम यानी कोशिका मुख द्वार या सेल माउथ के द्वारा, कोशिका मुख द्वार के द्वारा पैरामीशियम। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद क्या है? यानी जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो मेन बाई प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलता है हमको? तो मेन बाई प्रोडक्ट के तौर पे हमें ऑक्सीजन मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो बाई प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि, बोल रहा है कि पैरामीशियम न्यूट्रिशन मेथड का नाम बताइए जो पैरामीशियम में पाया जाता है। कौन सा न्यूट्रिशन मेथड पैरामीशियम में पाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसमें बाबू पाया जाता है? पैरामीशियम में। पैरामीशियम में पाया जाता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? यानी इनमें से किसे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल कहते हैं? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट को किसको बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट को हम बोलते हैं बाबू फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल यानी प्रकाश संश्लेषी अंगक बोलते हैं। निम्नलिखित में जठर ग्रंथि कि कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? यानी बताना है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो सिक्रेट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसका नाम बाबू क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा पेरिटियल सेल। पेरिटियल सेल यानी भीतीय कोशिका। तो पेरिटियल सेल का नाम आप याद रखिएगा कि जो जठर ग्रंथि है, जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो पेरिटियल सेल करती है, ध्यान रखिएगा। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? बोल रहा है कि जो मनुष्य का बकल कैविटी है, माउथ कैविटी है, उसमें कितना जोड़ा सलेवरी ग्लैंड पाया जाता है? कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो याद रखिएगा 3। कितना? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कितना सलेवरी ग्लैंड पेयर में पाया जाता है? तो सलेवरी ग्लैंड बकल कैविटी में 3 पेयर पाया जाता है। कितना पेयर? 3 पेयर पाया जाता है। इनमें से कौन सी रचना द्वारा अमीबा के भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? बोल रहा है कि इनमें से कौन सी रचना के द्वारा अमीबा भोजन अंतर्ग्रहण करता है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अमीबा, जहां देखिए सूडोपोडिया मारिए। अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? तो सीडोपोडिया से। किससे ग्रहण करता है? तो सीडोपोडिया से। इस बात को ध्यान रखिएगा, सीडोपोडिया से। बोल रहा है पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? जो पेप्टोन है वह पेप्टाइड को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? तो याद रखिएगा अमीनो एसिड में। अमीनो
एसिड में। तो पेप्टोन पेप्टाइड को अमीनो एसिड में तोड़ता है। पेप्टोन पेप्टाइड को अमीनो एसिड में तोड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहता है? बोल रहा है कि जो सेल है, सेल के किस भाग में ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, सारे के सारे गुण प्रेजेंट रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, वह हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य। तो कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण पाए जाते हैं? तो कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण पाए जाते हैं बाबू? तो प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा है? बोल रहा है कि किस नली के द्वारा जो फेरेंक्स है एसोफेगस से जुड़ा है। फेरेंक्स जो है एसोफेगस से जुड़ा है। किस छिद्र के द्वारा, किस पोर्स के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा है? तो याद रखिएगा गलेट के द्वारा। किसके द्वारा? यानी निगल द्वार के द्वारा। यानी ग्रसनी ग्रास नली से निगल द्वार के द्वारा जुड़ा हुआ है, यानी फेरेंक्स एसोफेगस से गलेट्स के द्वारा जुड़ा हुआ है। गलेट्स के द्वारा जुड़ा हुआ है, इस बात को याद रखिएगा, गलेट्स के द्वारा जुड़ा हुआ है। अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? व्हाट इज द मेन फूड ऑफ अमीबा? तो याद रखिएगा कि अमीबा का मेन फूड क्या है? एल्गी फ्रेगमेंट, डाइटम एवं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया। यानी एल्गी फ्रेगमेंट भी अमीबा का भोजन है, डाइटम एवं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी अमीबा का भोजन है, और बैक्टीरिया भी भोजन है अमीबा का। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस तरीका से आंसर हो जाएगा इसका क्या? सभी के सभी। ग्रहणी जो डुडेनम है, डुडेनम किसका पार्ट है? जो ग्रहणी जो डुडेनम है, डुडेनम यह किसका पार्ट है? तो याद रखिएगा बाबू, यह डुडेनम किसका पार्ट है? तो यह है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यानी छोटी आंत का पार्ट है। तो डुडेनम किसका पार्ट है? तो छोटी आंत का। डुडेनम हो गया या जुजेनम हो गया या इलियम हो गया, यह तीनों के तीनों किसका भाग है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है। किसका भाग है? स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है, याद रखिएगा। डुडेनम, जुजेनम और इलियम यह तीनों किसका भाग है? तो यह स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है। तो यहाँ पूछा सिर्फ ग्रहणी यानी डुडेनम किसका भाग है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत का भाग है। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं। बोल रहा है कि उस मेथड का नाम बताइए जिसमें जीव जो है पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं अपने ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो जीव हैं उस विधि का नाम बताइए जो जीव जो है पोषक तत्वों का ग्रहण और उनका उपयोग वृद्धि एवं जनन के लिए करता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए करता है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो इस तरीका से यहाँ पर ये क्लास यहीं पे हम लोग रोकेंगे। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि आज के सवाल अगर आपने याद कर लिए तो बायोलॉजी में पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और अगले वीडियो में इससे भी ज़्यादा पक्का सेट लेकर आ रहा हूं। तो वेदिका पथ को सब्सक्राइब करें, वेदिका पथ को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको सिर्फ बिहार बोर्ड फोकस्ड बायोलॉजी चाहिए या केमिस्ट्री चाहिए या फिजिक्स चाहिए तो वेदिका पथ आपके लिए है, वेदिका पथ आपके लिए है। और वेदिका पथ को हम एग्जाम ब्रांड बनाएंगे एक दिन, तो आप सभी का हेल्प चाहिए। और यह आज मेरा पहला क्लास था, आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और वाचिंग के लिए धन्यवाद।